हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। देखो निशी, मैंने तो हाँ कर दी। सुरेश ने कॉफ़ी में चीनी डालकर चम्मच से हिलाते हुए कहा। अब तुम्हारी हाँ का इंतजार है, कह दो ना। इसमें कहना क्या है, मेरी भी हाँ है। बिना ध्यान दिए सुरेश का प्याला उठाते हुए निशी ने कहा। तुम मेरी मजबूरी जानते तो हो। भाई वाह, पत्नी हो तो ऐसी। सुरेश ने हंसकर कहा। मैडम, अभी तो आपने मेरे प्याले पर अधिकार किया है, कल को मेरी जेब पर अधिकार जमा लेंगी और फिर मेरे समूचे जीवन पर तो होगा ही। क्या मैंने तुम्हारा प्याला उठा लिया? निशी ने आश्चर्य से कहा। ओह हाँ, पता नहीं क्या सोच रही थी। लो, तुम्हारा प्याला वापस किया। धन्यवाद, सुरेश मुस्कुराया। तो हम तुम्हारी समस्या के बारे में सोच रहे थे। अब समस्या मेरी, कुछ मुझे ही सोचना पड़ेगा। निशी ने गहरी सांस लेकर कहा। बहन जी, सुरेश चिढ़ाने के लिए अक्सर निशी को बहन जी कहता था। हर समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य होता है। तो माँ का क्या करूँ? पिताजी की असमय मौत के बाद वह मेरे ऊपर पूरी तरह निर्भर है। निशी ने मेज पर कोहनी टिकाकर कहा। मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती सुरेश। तो माँ को साथ ले आओ। सुरेश हंसा। इससे बढ़कर और दहेज क्या हो सकता है? यह हंसी की बात नहीं है, निशी ने गंभीरता से कहा। उस घर के साथ माँ की कितनी ज्यादा जुड़ी है कि वह कभी घर छोड़ने को तैयार नहीं होंगी। दूसरी बात, अगर माँ हमारे साथ रहने को तैयार हो भी गई तो क्या तुम्हारे घर वाले इसे कभी स्वीकार करेंगे? मेरे लिए तो कोई समस्या नहीं है, सुरेश ने कहा। माता पिता तो सांसारिक दुनिया को त्याग कर ऋषिकेश के एक आश्रम में रहते हैं। एक बड़ा भाई है जो शादी करके बेंगलुरु में रहने लगा है। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। अचानक निशी की आंखों में चमक आ गई। तुम मेरी माँ से मिलोगे, शायद उन्हें समझा पाओ। सुरेश ने मुस्कुराकर पूछा। बताओ, उन्हें पटाने का कोई नुस्खा है क्या? शर्म करो, अपनी सास के लिए क्या कोई ऐसे कहता है? निशी को हंसी आ गई। तो फिर कब आना है? सुरेश ने पूछा। पहले माँ से बात कर लो, फिर तुम्हें बता दूंगी। घंटी बजने पर जब दरवाजा खुला तो सुरेश चौंक गया। निशी ने आज तक उसे यह नहीं बताया था कि घर में बड़ी बहन भी है। बिल्कुल निशी की शक्ल की। नमस्ते दीदी, सुरेश ने कहा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, आओ ना। तुम्हारा ही तो इंतजार था। माँ ने मुस्कुराकर कहा। मैं निशी की माँ हूँ। बिल्कुल कल्पना से परे वह एकदम चुस्त दुरुस्त और स्मार्ट लग रही थी। सुरेश ने सोचा था कि माँ तो वृद्धा होती है, उनके चेहरे पर बुढ़ापा झलक रहा होगा, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा था। माँ ने आधुनिक स्टाइल के कपड़े पहने हुए थे और उनकी आंखों में हंसी नाच रही थी। निशी उनके पीछे खड़ी हो शरारत से मुस्कुरा रही थी। जब भी हम दोनों बाजार जाते हैं तो सब हमें बहन ही समझते हैं। तुम भी धोखा खा गए। सोफे पर बैठते हुए सुरेश ने शिकायत की। निशी, तुम्हें मुझे सतर्क कर देना चाहिए था। तो फिर क्या करते? निशी ने पूछा। अरे, माँ जी के लिए विदेशी परफ्यूम लाता, साथ में कोई अच्छा सा उपहार लाता। ठीक है, तुम माँ से बातें करो, निशी ने कहा। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। कुछ ही देर में सुरेश माँ से घुल मिल गया, अपने बारे में पूरी जानकारी दी और निशी से शादी करने की इच्छा भी जता दी। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, माँ ने सहजता से कहा। निशी ने तुम्हारे बारे में इतना कुछ बता दिया है कि तुम बिल्कुल अजनबी नहीं लगे। तो आपने मुझे पसंद कर लिया। सुरेश ने द्विअर्थी संवाद का सहारा लिया। निशी की पसंद मेरी पसंद। माँ ने भी नहले पर दहला मारा। सुरेश ने निशी से आते ही कहा। माँ जी तो राजी है। माँ के गले में बाहें डालकर निशी ने पुलकित स्वर में कहा। माँ, तुम हमारे साथ आकर रहोगी ना? तुम्हारे साथ? माँ ने आश्चर्य से कहा। तुम्हारे साथ क्यों रहूंगी? क्यों? सुरेश ने कहा। नहीं कि दहेज में मुझे माँ चाहिए। निशी ने हंसते हुए कहा। ऐसी तो हमारे बीच कोई बात नहीं हुई। माँ ने कहा। आत्मीयता से माँ का हाथ अपने हाथों में लेते हुए सुरेश बोला। अरे माँ, शादी के बाद आप अकेले थोड़ी ही रहेंगी। आप साथ रहेंगी तो निशी को भी तसल्ली रहेगी। साथ रहने में मुझे कोई ऐतराज नहीं। माँ ने थोड़ा हिचकिचाकर कहा। लेकिन तुम्हारे घर में, ओह माँ, एक ही बात है। सुरेश ने समझाया। हम तीनों एक साथ मेरे घर में रहें या इस घर में, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे घर में रहना अच्छा नहीं लगेगा, माँ ने कहा। लोग क्या कहेंगे? थोड़ी देर की बहस के बाद सुरेश ने माँ को इतना राजी कर लिया कि वह शादी के बाद सुरेश के घर कुछ समय रहकर देखेंगी।
अगर मन नहीं लगा तो सब यहाँ आ जाएंगे। बिना धूमधाम के कोर्ट में शादी हो गई। सुरेश का घर व कमरा माँ ने खुद सजाया था। लगता था सजावट करने में उन्हें विशेष रुचि थी। घर पूरी तरह से माँ ने संभाल लिया था। एक सप्ताह बाद सुरेश और निशी को अपने अपने कार्यालय जाना था। निशी का दफ्तर सुरेश के दफ्तर से अधिक दूर नहीं था। बीच में एक दक्षिण भारतीय रेस्तरा था, जहाँ दोनों का परिचय दोस्ती व प्रणय लीला का आरंभ हुआ था। उनके जीवन में इस रेस्तरां का विशेष स्थान था। नाश्ता करने के बाद माँ ने दोनों को अपना अपना टिफिन बॉक्स पकड़ा दिया। आप जितनी अच्छी हैं उतनी ही पाक कला में भी निपुण हैं, सुरेश ने टिफिन बॉक्स लेते हुए कहा। मुझे अगर पहले पता होता तो शादी के मामले में इतनी देर न लगाता। यह सारी गलती आपकी बेटी की ही है, निशी ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। तुम तो शादी करने को ही राजी नहीं थे, कहते थे ना कि ऐसे ही साथ क्यों नहीं रहते। माँ ने हंसकर कहा, अरे अरे लड़ो मत। जो कुछ इतने दिनों में तुमने खोया है वह सब मैं पूरा कर दूंगी। बहुत चटोरे हैं माँ, इन्हें ज़्यादा मुंह न लगाओ, निशी ने इठलाकर कहा। अब चलो भी। माँ उन्हें जाते हुए देखती रही। कहाँ गए वे दिन जब वह इसी तरह अपने पति को विदा करती थी। उनके जाने के बाद वह घर की सफाई में लग गई। दिन में 2 बार फ़ोन करके सुरेश ने माँ से बात कर ली। माँ को अच्छा लगा। निशी को तो अक्सर समय ही नहीं मिलता था, और अगर फ़ोन करते भी तो केवल अपने मतलब से। मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनते ही माँ ने दरवाज़ा खोला और दोनों का हंसकर स्वागत किया। सुरेश ने देखा कि माँ भी एकदम तरोताज़ा लग रही थी। अच्छी साड़ी के साथ हल्का सा श्रृंगार कर लिया था। निशी की ओर देखा तो वह दफ्तर से थकी हारी आई थी। बालों की लटें बिखर रही थी, चेहरे का रंग किसी बर्तन की कलई की तरह उतर रहा था। एक दिन सुरेश माँ से कह बैठा, माँ आप निशी को अपनी तरह स्मार्ट रहना क्यों नहीं सिखाती। निशी चिढ़ गई और नाराज होकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर तक कमरे में से सुरेश और निशी के बीच झगड़ने की आवाज़ें आती रही। माँ ने आवाज़ लगाई, अरे भाई जल्दी से बाहर आओ, मैं गर्मा गर्म पालक की पकौड़ियाँ बना रही हूँ। बैगन की पकौड़ी भी तो तुम्हें अच्छी लगती है, वह भी काट रखा है। सुरेश उत्साह से बाहर आया। लो मैं आ गया माँ जी, आपने तो मेरी कमजोरी पकड़ ली है। वाह वाह, साथ में धनिया की चटनी भी है। हाथ मुँह धोकर निशी भी बाहर आ गई। उसका क्रोध ठंडा हो गया था लेकिन मुंह फुला हुआ था। खाओ खाओ, सुरेश ने कहा। निशी तुम भी माँ जी के कुछ गुण सीख लो, मुझे आता है, वह तो माँ ही किचन में नहीं घुसने देती। अरे अभी बच्ची है, माँ ने मुस्कुराकर कहा, और जब तक मैं हूँ उसे कुछ करने की ज़रूरत क्या है। माँ मुझे क्षमा करो, मैं भूल गया था, नजरें कमज़ोर हो गई लगता है। सुरेश ने प्यार से निशी को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा। सच ही तो, निशी अभी बच्ची है। सुरेश रोज सुबह शाम माँ की प्रशंसा करते नहीं थकता था, लेकिन इस बीच परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई कि निशी को अंदर से बुरा लगने लगा। फिर भी वह चुप रहकर झगड़ा अधिक न बढ़े इसकी चेष्टा करती थी। एक दिन जब निशी नहाकर बाथरूम से बाहर आई तो देखा सुरेश माँ की गोद में सिर रखकर लेटा हुआ था और माँ उसके ललाट पर बाम लगा रही थी। यह देखकर वह चकित रह गई। इस बीच माँ ने मुस्कुराकर सुरेश से पूछा, कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा, सुरेश ने उठने की चेष्टा की। लेटे रहो, आराम करो, माँ ने उठते हुए कहा। निशी एक प्याला गर्म चाय बना दे, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। सिर में दर्द था तो मुझसे क्यों नहीं कहा, निशी ने शिकायत की। माँ को नाहक कष्ट दिया। माँ आप ही चाय बना दो, मैं यहाँ बैठी हूँ। कुछ दिनों से निशी महसूस कर रही थी कि माँ अब छोटे मोटे कामों के लिए उसे ही दौड़ा देती थी, जबकि पहले सारे काम खुद ही करती थी, उसे हाथ तक लगाने नहीं देती थी। कहीं माँ से ईर्ष्या तो नहीं होने लगी उसे। एक दिन उत्साह से सुरेश ने कहा, चलो आज दिल्ली हाट चलते हैं, दक्षिण की हस्तकला की प्रदर्शनी है और विशेष व्यंजनों के स्टॉल भी लगे हैं। माँ ने खुश होकर कहा, हाँ हाँ चलो, मेरी तो बहुत इच्छा थी ऐसी प्रदर्शनियाँ देखने की, पर क्या करूँ, अकेली जा नहीं सकती और कोई अवसर भी नहीं मिलता। चलो निशी झटपट तैयार हो जाओ, सुरेश ने आग्रह किया। निशी ने सोचा कि अगर वह नहीं जाएगी तो कोई नहीं जाएगा, इसलिए उसने कह दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। अरे चल भी, माँ ने कहा, बाहर चलेगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी। नहीं माँ, सारे बदन में दर्द हो रहा है, मैं तो कुछ देर सोऊंगी, निशी ने सोचा। दर्द की बात सुनकर सुरेश कोई गोली खिलाएगा,
या डॉक्टर के पास चलने को कहेगा। तो ऐसा करो, सुरेश ने कहा, तुम आराम करो, मैं माँ को ले जाता हूँ। वैसे भी मोटरसाइकिल पर 2 ही लोग बैठ सकते हैं। ठीक है निशी, तू आराम कर, माँ ने कहा और तैयार होने चली गई। निशी आश्चर्य से उन्हें देखती रह गई। माँ को क्या हो गया है? कुछ देर बाद माँ और सुरेश अपने अपने कमरों से तैयार होकर बाहर आ गए। आश्चर्य से आंखें फाड़ कर वह दोनों को देख रही थी। माँ ने सुरेश की दी हुई साड़ी पहन रखी थी। गले और कानों में आभूषण भी थे। लिपस्टिक व पाउडर का भी इस्तेमाल किया था। बगल में छिड़के मादक परफ्यूम से कमरा महक रहा था। हाय, हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना, सुरेश ने चलते हुए कहा। ठीक है निशी, फ्रिज में खिचड़ी रखी है, उसे गर्म करके जरूर खा लेना और आराम करना, माँ ने बिना मुड़े कहा। उनके जाने के बाद निशी बहुत देर तक सूनी आंखों से छत को देखती रही और फिर जब अपने पर नियंत्रण न कर पाई तो सिसक सिसक कर रोने लगी। लगता है माँ और सुरेश के बीच चक्कर चल रहा है। माँ कोई इतनी बूढ़ी तो हुई नहीं है। इसके आगे निशी बस यही सोच सकी कि क्या यह उसके अधिकारों का अतिक्रमण है। निशी ने सोचा, चलो माँ के व्यवहार का कोई कारण था तो सुरेश को क्या हो गया। शादी उससे और प्यार माँ से नहीं, समस्या और परिस्थिति दोनों पर अंकुश लगाना पड़ेगा। वे लौट कर आए तो बहुत खुश थे। सुरेश माँ का बार बार हाथ पकड़ लेता था और माँ की ओर से कोई आपत्ति भी उसे नजर नहीं आई। इस खुलेआम प्रेम प्रदर्शन को देखकर उसका मन और भी दुखी हो उठा। सच निशी, बहुत मजा आया, अच्छा होता तुम भी साथ चलती। दक्षिण भारतीय खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट था, सुरेश ने हंसकर कहा। चलो फिर सही। माँ स्वयं विस्तार से मौज मस्ती का बखान कर रही थी। सब अपनी अपनी हाँक रहे थे। किसी ने उससे यह तक नहीं पूछा कि उसकी तबीयत कैसी है, उसने कुछ खाया भी है या नहीं। क्रोध से निशी अंदर ही अंदर उबल रही थी। सोचा, नहीं, यह तमाशा वह और नहीं चलने देगी। बहुत रात हो गई थी। निशी मुंह ढककर लेटी जरूर थी पर उसे नींद नहीं आ रही थी। क्या बात है निशी, सुरेश ने पूछा, कोई तकलीफ है क्या? हाँ है, निशी बिफर पड़ी। माँ को अपने घर जाना होगा। तुम दोनों का नाटक अब और अधिक बर्दाश्त नहीं होता। यह अचानक तुम्हें क्या हो गया? सुरेश ने पूछा। वैसे वह सब समझ रहा था। माँ के चुस्त दुरुस्त और स्मार्टनेस के प्रति वह आकर्षित तो हो गया था, लेकिन कुछ अपराध बोध भी था। इस संकट से उबरना होगा, तुम सब समझ रहे हो, इतने मूर्ख नहीं हो। निशी ने क्रोध से कहा। माँ को किसी भी तरह उनके घर छोड़ाओ, लेकिन साथ रखने की शर्त तो तुम्हारी थी, सुरेश ने कहा। वह मेरी भूल थी, निशी ने कटुता से पूछा। तुम मेरे साथ क्या खेल खेल रहे हो? माँ को क्यों बहका रहे हो? सुरेश उठकर बैठ गया। सुनना चाहती हो तो सुनो, मैंने माँ को हमेशा माँ की नज़रों से ही देखा है। अगर मेरी माँ यहाँ होती तो भी मैं ऐसा ही करता। मैंने कोई अनुचित सोच उनके प्रति मन में कायम नहीं की है। यह तुम कह रहे हो? निर्लजता की भी कोई हद होती है, निशी ने क्रोध से कहा। मैं चाहता था कि तुम अच्छे कपड़े पहनो, श्रृंगार करो, स्मार्ट दिखो, लेकिन दिन पर दिन तुम लापरवाह होती गई। मानो शादी कर ली तो जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। अरे शादी के पहले भी तो तुम अच्छी खासी थी, सुरेश ने कहा। नहीं करता मेरा मन तो, निशी का वाक्य अधूरा रह गया। वही तो मेरी कितनी तमन्ना थी कि साथ चलो तो नई नवेली पत्नी लगो, कोई नौकरानी नहीं, सुरेश ने कहा। और इसलिए मैंने यह नाटक किया कि ईर्ष्या के मारे तुम सही दिखने की कोशिश करो, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। निशी काफी देर तक चुप रही। फिर उसने पूछा, सुरेश तुम सच बोल रहे हो या मुझे बेवकूफ बना रहे हो? सच, एकदम सच, सुरेश ने निशी को पास खींचा। माँ पानी पीने कमरे से बाहर आई थी। बेटी और दामाद की बातें कानों में पड़ी, सुना और चुपचाप दबे पाँव अपने कमरे में चली गई। अगले दिन बहुत स्वादिष्ट नाश्ता परोसते हुए माँ ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ रहते बहुत दिन हो गए हैं, अब मुझे जाना पड़ेगा। क्यों माँ, निशी ने आश्चर्य से पूछा। अकेली कैसे रहोगी, आदत तो डालनी पड़ेगी ना बेटी, माँ ने कहा। और फिर तुम लोग तो आते जाते रहोगे, है ना बेटे? निशी ने सुना। आज माँ ने पहली बार सुरेश को बेटा कहकर संबोधन किया था। दोस्तों, यदि आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।